नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो जातीय, कुनबे, सामाजिक संगठन और सामाजिक ताने बाने के जरिए वोट साधने में लग गए हैं। दलितों की राजधानी कहे जाने वाले जाटवलैंड यानी आगरा से ही एक तरीके से बसपा का उत्थान हुआ है और वो दलितों की राजधानी कही जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है आगरा, ब्रज प्रदेश में, और यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश के दलितों को संदेश जाता है। और मायावती भी जब भी चुनाव में आगाज करती हैं तो जाटवलैंड से ही करती हैं। यहाँ दलितों में भी जाटो बिरादरी के सर्वाधिक मतदाता यहाँ रहते हैं और यहाँ का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है। लगातार उत्तर प्रदेश में मायावती के घटते जनाधार और दलित वोटों के धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी में खिसकने के कारण बहुजन समाज पार्टी काफ़ी कमज़ोर हुई है। उत्तर प्रदेश में एक समय 20-21% वोट वाली बहुजन समाज पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 12% पर आकर टिकी है। और ये कहा जाता है कि जो दलितों की कुल आबादी है 20-21% उत्तर प्रदेश में, वो उसमें जाटो 8 से 9% है, यानी बड़ी बिरादरी। और ये बिरादरी जो है वो मायावती के साथ, कुछ भी हो, ये लोग मायावती के साथ रहते हैं हरदम, किसी भी परिस्थिति में। अब जब अभी पिछले दिनों मायावती ने कहा कि अपर कास्ट का वोट उन्हें मिलता नहीं है और उन्होंने एक संदेश और संकेत दिया कि वो अपने काडर पर ही बेस करेंगी, जो लोकसभा चुनाव है, और अकेले लड़ेंगी। इसके तमाम मायने लगाए जाने लगे कि अगर मायावती ने काडर पे बेस किया और अपर कास्ट की तरफ उन्होंने कोई फोकस नहीं किया तो जो बिछुड़े मतदाता हैं मायावती से, वो वापस बसपा में आ सकते हैं और नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का। 3-4% भी मतदाता अगर वापस आ गया बहुजन समाज पार्टी में, जो काडर वाले दलित वोटर हैं, तो भाजपा का खेल बहुत जगह बिगड़ सकता है। ऐसा भाजपा के रणनीतिकारों और चिंतकों ने माना। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी दलित वोटों की दरकार रखती है। अंबेडकरवादियों से बार बार अखिलेश यादव आह्वान करते हैं और आगरा के जो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और सपा का दलित चेहरा रामजीलाल सुमन, डॉक्टर रामजीलाल सुमन को राज्यसभा भेज दिया समाजवादी पार्टी ने। और सुमन का जाटवलैंड में अच्छा खासा दबदबा है और वो इसी बिरादरी से आते हैं। इन सब गुणागणित को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जाटवलैंड पर कब्जे के लिए संघर्ष छेड़ दिया है और बीजेपी ने जाटवलैंड में हुंकार भर दी है। और ये हुंकार कितनी दूर तक जाएगी ये देखना होगा। लेकिन जाटवलैंड में आज बहुत सारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ढेरों योजनाओं का आगाज किया। बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर वहाँ के मेट्रो स्टेशन का नामकरण भी किया गया। पूरी तरीके से कोशिश की गई कि उन अंबेडकरवादियों को, जाटवलैंड के जो लोग हैं, उनको वास्तव में अपने पाले में बीजेपी खींच सके। ये बीजेपी ने किया है। मुख्यमंत्री ने हुंकार भरी और इसके बाद ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में युवा नेता, दलितों का युवा चेहरा चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें पहले काफ़ी दिनों तक चंद्रशेखर रावण भी कहा जाता था, उनका अच्छा खासा असर दलित युवाओं में है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए चंद्रशेखर आजाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनौती हैं। और कम से कम जाटलैंड साधने के बाद अब बीजेपी का जो प्लान है वो जाटवलैंड साधने का है। और जाटवलैंड के जरिए दलित मतदाता अपनी ओर आकर्षित अगर बीजेपी कर ले गई तो फिर जो उसका मिशन 80 है उसके काफ़ी करीब वो पहुंचती नजर आएगी।
कभी उत्तर प्रदेश में दलितों की सारी उम्मीदें पूरा करने के लिए ज़्यादातर जो दलित वोट है वो बीएसपी यानी हाथी निशान पर पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे बीएसपी के वोट प्रतिशत में कमी आने लगी और पिछले लोकसभा चुनाव में गैर जाटो वोट बीजेपी के खाते में चले गए। मायावती को भारी नुकसान झेलना पड़ा। तब अखिलेश यादव के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन भी था, लेकिन अब उनका 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ना बहुत कुछ बयां कर रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से मायावती की डील अंदर अंदर पक चुकी है कि आप अपने कोर वोटरों के साथ चुनावी मैदान में जाएं। अगर बीएसपी के साथ गैर दलित मतदाता आते हैं तो बीजेपी को एक तरीके से गैर दलित नहीं, गैर जाटो मतदाता जो दलित थे, अगर वो पूरी तरीके से आ जाता है तो उसको नुकसान किसका होगा? बीजेपी का। इसी डर से बीजेपी ने अपनी तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले शुरू कर दी है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाटोलैंड से हुंकार भरी। तमाम बीजेपी के बड़े नेता थे। विकास की परियोजनाओं की झोली खोल दी गई, आगरा को सौगात दी गई और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें उस समय बोली गई और ये भी कहा गया कि नहीं, दलितों के वास्तव में जो हितैषी हैं वो कौन लोग हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प है, क्योंकि पिछले दिनों गठबंधन में सपा और बसपा ने एक तरीके से पिछली बार जो मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने एक तरीके से मायावती के ही प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हो रहे चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ अभी तक रखा है और वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक सवाल मन में बीजेपी के था, उसके रणनीतिकारों के मन में था कि कहीं ये दलित मतदाता बीजेपी का खेल न बिगाड़ दे। बीजेपी भी इस बिगड़ते खेल को भांप रही थी, इसीलिए जाटलैंड साधने के बाद अब वो जाटोलैंड को साधने की कोशिश करी बीजेपी ने की है और एक दांव चल दिया बीजेपी ने। बीएसपी बनाने वाले काशीराम ने भी कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए और दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। लेकिन काशीराम की जो रणनीति थी, उनकी पार्टी का बीते कुछ चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब आगे क्या? पिछले 12 सालों में पार्टी का जनाधार लगातार कम हुआ है और पिछली बार उनके चुनाव में सहयोगी रहे अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समाज के नेता चंद्रशेखर पर अपना दांव खेल रहे हैं। अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है या पार्टी से राय ले लेंगे। इतना तय माना जा रहा है कि दलित वोट 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता का खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मायावती की सबसे बड़ी पूंजी यही दलित वोट थे, लेकिन चुनाव बीएसपी का जनाधार खिसकता चला गया। यूपी दलितों का वोट प्रतिशत अब 20% है, जिसमें 12% जाटो और 8% गैर जाटो है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को जाटो वोट 87% मिला, तो वही गैर जाटो 44%। लेकिन 5 साल बाद बीएसपी को जाटो वोट 22% मिले, तो वही गैर जाटो वोट 44% से घटकर 22% पर रह गया। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 2017 में जाटो वोट 8% मिला, तो वहीं 2022 का अगर जिक्र करें तो 2.5 गुना बढ़कर 21% पर पहुंच गया। 2017 में बीजेपी को 32% और गैर जाटो वोट मिले थे। 2020 में बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई और वोट प्रतिशत 41 पर पहुंच गया। यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दलितों के समर्थन ने एनडीए के मनोबल को बढ़ाया है और यही वजह है कि बीजेपी ने लोकसभा की रणनीति के तहत काफी पहले से ही दलितों के लिए काम करना शुरू कर दिया। पहला मोर्चा प्रधानमंत्री की छवि को लेकर, तो दूसरा मोर्चा है सीएम योगी आदित्यनाथ और संगठन का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित प्रतीकों को सम्मान देने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि रखा। बीजेपी की इन कोशिशों पर पैनी नजर अखिलेश यादव की भी और कांग्रेस की भी। कहा यह भी जा रहा है कि दलित वोटों के दम पर बीजेपी मिशन 80 का ख्वाब सजा रही है। तो वही माया के समुदाय से आने वाले कद्दावर नेता चंद्रशेखर रावण को अपना चुनावी चेहरा बनाकर अखिलेश यादव 36% वोट हासिल करने का दावा कर रहे हैं। कोशिश होगी कि लोगों को साथ लाएं, वोट बढ़ाएं। अगर वोट 36
पहुंच गया है, तो हमारी कोशिश है कि वोट और आगे पहुंचे। यूपी के तीनों गठबंधन को देखकर यही लग रहा है कि दलित वोटों के सहारे ही सभी पार्टी अपनी चुनाव रूपी नैया को भंवर से पार करना चाहती है। और आज इसी कड़ी में जाट लैंड में अनुसूचित जाति का सम्मेलन बीजेपी ने किया और हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देकर बीजेपी ने 2024 का बड़ा दांव चल दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दलित वाला दांव किसकी पार लगाएगा नाव, ये बड़ा सवाल है। और राजनीतिक नैया की बात हम कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी बहुत भली भांति ये जानती है कि अगर दलित वोट जो उनको पिछले विधानसभा चुनाव में मिला या लोकसभा चुनाव में मिला, अगर वो इंटैक्ट रहा तो अपने आप में उससे बहुत फायदा होगा और वो जो मिशन 80 है उसके काफ़ी करीब वो नजर आएंगे। लेकिन जैसा कि अभी नजर आ रहा, अगर मायावती का फोकस दलित वोट रहा या दलित मतदाता ही रहा इस चुनाव में ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी समाजवादी झंडा उठाकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। एक पहलू ये है और दूसरा पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी दलित प्रतीकों को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं, चाहे वो पहला दलित राष्ट्रपति हो रामनाथ कोविंद, चाहे पहली जनजाति महिला को राष्ट्रपति बनाना हो मौजूदा राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, और आज जो मेट्रो स्टेशन है आगरा का, जहां ये मीना बाजार में ये कार्यक्रम हुआ था जाटोलैंड में, उस मेट्रो स्टेशन का नाम भी बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रख दिया। बीजेपी ये बार बार अपने कार्यक्रमों भाषणों के जरिए साबित करना चाहती है कि वो बाबा साहब के असली अनुयायी वही लोग हैं। उनके कदमों पर, उनके चरण चिन्हों पर बीजेपी ही चल रही है। बाकी पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस पार्टी खास तौर पर, बाबा साहब के नाम पर उसने वोट बटोरे हैं। हमारे साथ एक पैनल मंथन में जुड़ गया है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस जो कार्यक्रम था बीजेपी का चुनावी अभियान का, दलितों को जोड़ने का, जाटवों को जाटव लैंड में अपनी तरफ आकर्षित करने का, उसमें उन्होंने क्या बातें कही वो जरा सुन ली जाए। बंधुओं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा थी, पहले से तय कर रखा है, अनुसूचित जाति से चुने हुए जितने भी हमारे छात्र हैं, स्कॉलरशिप की राशि 2016 की तुलना में दुगनी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे जो गरीब बसा होगा, अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं, उस जमीन का मालिकाना अधिकार, उसका पट्टा उसके नाम पर वहीं पर करके उसको आवास की सुविधा से आच्छादन करने का काम भी किया जा रहा है। और अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो पहले उसको भूमि आरक्षित पट्टा दिया जाएगा, कब्जा करवाया जाएगा, आवास उपलब्ध करवाया जाएगा, तब फिर उनको यहां से पुनर्वास की व्यवस्था होगी। एक व्यवस्था, हर एक के पास अपना राशन कार्ड है, आज वो सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित होता हुआ आगे बढ़ रहा है और सम्मानजनक तरीके से अपनी प्रतिभा का लाभ देश और समाज को देने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की वही सरकार है जो सरकार महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण करती है। राजा सुहेलदेव की बात भी की कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का नाम, जैसा मैं कह रहा था कि बीजेपी प्रतीकों, महापुरुषों के नाम पर तमाम इंस्टीट्यूट ये सब खोलकर एक तरीके से उस आबादी को, दलितों को ये बताना और जताना चाहती है कि वास्तव में उनके जो श्रद्धेय गुरु रहे हैं, जो उनके महत्वपूर्ण संत रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, उनके लिए बीजेपी के दिल में बहुत जगह है और इसका लाभ भी बीजेपी को हाल के वर्षों में बहुत ज़बरदस्त मिला।
जो वोट कभी कांग्रेस का हुआ करता था बसपा से होते हुए बीजेपी की झोली में है और कांग्रेस लूटी पिटी नजर आ रही है, कम से कम दलित वोटों के नाम पर। और उत्तर प्रदेश में तो सारे वोट ही उसके लुट गए हैं। कमोबेश वही स्थिति, कांग्रेस जैसी स्थिति, उस परम गति को बहुजन समाज पार्टी भी प्राप्त करती जा रही है, क्योंकि जो वोटों का खजाना, राजनीतिक विरासत मान्यवर काशीराम ने मायावती को सौंपी थी, उसको संभाल नहीं पाए मायावती, लूट गई वो। बसपा के साथ राजनीतिक लूट हो गई, बसपा देखती रही और अभी भी ऐसा लगता है कि वो देख ही रही है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। आगरा से हमारे साथ आशीष प्रिंस साहब जुड़े हुए हैं। आशीष प्रिंस डॉक्टर आम्बेडकर एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और दलित चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद। मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत मयंक शुक्ला, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जफर नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकवी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपको। आशीष प्रिंस, जरा मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दल हैं वो दलितों को वोटों के रूप में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं या फिर उनके लिए कुछ करते भी हैं क्या? और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अनुसूचित छात्रों को लेकर उन्होंने कहा कि भाई उनको पढ़ने लिखने की सुविधा, स्कॉलरशिप, IAS की तैयारी करें, जो जिनके नाम भूमि नहीं है उनको भूमि के पट्टे, जिनके पास घर नहीं उनको पट्टे। अगर किसी को किसी बस्ती से भी अगर विस्थापित किया जा रहा है तो जब तक विस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो जाएगी। बहुत सारी नियामतें दे दी। और आज तो आगरा में जो महासम्मेलन था बीजेपी का, वो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का भी आगाज हुआ और सैकड़ों करोड़ की योजनाएं दी गई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर मेट्रो स्टेशन का भी किया गया शुभारंभ। आशीष जी, चुनाव के समय कुछ ये रफ्तार ज़्यादा तेज नजर आती है। मैं ये नहीं कहता कि सरकारें काम नहीं करती, काम अगर नहीं करती होती तो इतना उत्थान होता नहीं, समाज में उत्थान हुआ है, लेकिन चुनाव के टाइम ये कुछ ज़्यादा तेजी दिखती है। आशीष जी, ये भी सरकार जो है तो साफ जाहिर है कि दलित विरोधी सरकार है, लेकिन चुनाव नजदीक है इसलिए उनको अपना दलित सम्मेलन जो करा रहे हैं आगरा के मीना बाजार फील्ड में, वो दलित वोटरों को साधने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर धरातल पर अगर बात की जाए तो ये राजनीति कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम को जो है करके राजनीति करने का काम कर रहे हैं। नहीं आशीष, आप कैसे दलित विरोधी ठहरा सकते हैं? जरा आप उसको जरा विस्तार से बताइए, कैसे दलित विरोधी? भाई हम तो कह रहे हैं कि बहुत काम कर रही है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नरेंद्र मोदी ने दलित राष्ट्रपति बनाया और एक तरीके से जो शेड्यूल ट्राइब्स की महिला जो आज भी राष्ट्रपति हैं हमारी, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट, राजा सुहेल देव के नाम पर तमाम विश्वविद्यालय और तमाम चीज़ें, तो अंबेडकर जी के नाम पर अभी मेट्रो स्टेशन। एक शब्द में अगर ये कह देने से कि दलित विरोधी सरकार है, काम तो नहीं चलेगा। आशीष जी, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अम्बेडकर न्याय एकता फाउंडेशन लगभग 2 वर्ष से इस मांग को कर रहा था कि बिंदीगढ़ चौराहे पर बाबा साहब के नाम से मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का वहाँ बहुत ही बड़ा विशाल अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, बुद्ध विहार वहाँ पर है, वहाँ पर बाबा साहब की अस्थि कलश रखे हुए हैं। 6 दिसंबर को लाखों अम्बेडकर अनुयायी जो है अस्थि कलश के दर्शन भी करते हैं। लेकिन इस सरकार में जो है दलित विरोधी मानसिकता दिखाते हुए उस चौराहे का नाम किसी धार्मिक रूप में देकर के कर दिया, क्योंकि ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने के लिए उस स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम से नहीं किया। लेकिन आज सरकार को झुकना पड़ा, दलितों ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष के आगे आज योगी सरकार को झुकना पड़ा और योगी सरकार ने आज घोषणा करने का काम किया है कि बिंदीगढ़ चौराहे पर जो स्टेशन बन रहा है वो बाबा साहब के नाम से होना चाहिए। नहीं तो अब तो आप प्रसन्न हो गए होंगे। मैं झुकने, चूंकि महापुरुषों के नाम कोई काम हुआ है तो झुकने और खड़े होने की इसमें बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भाई बाबा साहब के नाम पर उन्होंने किया। आपकी दिक्कत यह है कि टाइमिंग चुनाव की है
पहले इन्होंने नहीं किया, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे इस चीज को लेकर। हम लोग लगातार मांग कर रहे थे, इतना सारा संघर्ष किया हम लोगों ने, हमको थाने ले जाया गया, इतना बिठाया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन चाहती है सरकार तो पहले भी कर सकती थी। अब ये तो चुनावी स्टैंड है, चुनाव नजदीक है, इसलिए ये लोग अब दलितों ने जाटा वोटरों को साधने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग इन्होंने ये अपना आगरा में कार्यक्रम किया। और आप कह रहे हैं जैसे कि मैं मतलब कि राष्ट्रपति बना दिए दलित, तो मंदिरों में राष्ट्रपति कहाँ जा रहे हैं बताइए? उनको निमंत्रण नहीं दिया जाता है, दलितों को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, बताइए तो कैसे ये दलित विरोधी नहीं है? आप बताइए। नहीं नहीं, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा वो कैसे दलित विरोधी हैं। वो तो और बाकी तो इनकी नहीं है ये बीजेपी के लोग बताएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार काम कर रही। योगी जी कह रहे हैं अनुसूचित छात्रों के लिए हम काम कर रहे हैं, लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, लोगों को ज़मीनें मिल रही हैं, लोगों को मकान मिल रहे हैं, लोगों को पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई राशन भोजन सब तो मिल रहा है। दिक्कत क्या है दलितों को? स्कॉलरशिप कितने लोगों को मिल रहा है, कितने दलितों को मिल रहा है, कितने ओबीसी को मिल रहा है, कितना एसटी को मिल रहा है? ये समाज कल्याण विभाग में जाकर देख लीजिए। आज का जो छात्र जो है परेशान जो है वो गरीब तबके का लोग है, दलित शोषित वंचित लोग हैं। स्कॉलरशिप न आने के कारण बेचारे को पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी सरकार जो है 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही है, एक रोजगार नहीं दे पा रही है। शिक्षक भर्ती फ्लॉप हो गई इनकी। यूपी पुलिस की जो भर्ती थी उसमें पेपर लीक हो गया, आरओ का था वो आरओ का पेपर लीक हो गया इनका। इसके बाद ये बताइए ये सरकार कहाँ किसके लिए काम कर रही है? ठीक है आशीष, मैं ये सवाल पूछूंगा, ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? सरकार के नुमाइंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जफर नकवी। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद लौटूंगा। तो ये बड़े ज्वलंत सवाल हैं। आशीष प्रिंस कह रहे हैं कि भाई जिस मेट्रो स्टेशन का नाम आज रखा गया है उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें थाने में बंद कर दिया गया, पुलिस ने डंडे मारे। अब आज चुनाव आ गया तो बीजेपी ने उसका नाम अंबेडकर जी के नाम पे रख दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से पहले बहुत सारे सवाल। आशीष प्रिंस दलित चिंतक हैं और उस संस्था के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन, जिस संस्था ने आगरा के मीना बाजार में बाबा साहब, उस चौराहे का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने के लिए और वहाँ बन रहे मेट्रो स्टेशन को बाबा साहब के नाम पर नामकरण करने के लिए आंदोलन किया। जब ये आंदोलन हुआ था तो इन जो दलित युवक थे, जो आंदोलनकारी थे, बहुत सारे लोग सामान्य वर्ग के भी अन्य लोग थे, उनको डंडे मारकर पुलिस ने थाने में बंद कर दिया था और ये अनसुनी कर दी थी कि ये बात हो ही नहीं सकती। इन पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब चुनाव आ गया है, आशीष का ऐसा कहना है। तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेट्रो स्टेशन का नाम वो बदल दिया। उस स्थान पर बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ है और इसीलिए उसे जाटव लैंड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ वो एक ऐसा श्रद्धा स्थल है जहाँ से संदेश उत्तर प्रदेश में और देश में जाता है। सीधे रुख भारतीय जनता पार्टी के नेता का करूँगा। जफर नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर नकवी, आशीष प्रिंस ने बड़े सारे सवाल उठाए। मुख्यमंत्री जी को आपने सुना, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 4 ही जातियां हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अनुसूचितों का सबसे ज़्यादा कल्याण बीजेपी में हुआ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई 4 ही जातियां, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। तो आज जाटव लैंड में ये दलितों के कार्यक्रम करने की क्या आवश्यकता पड़ गई बीजेपी को? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि आशीष प्रिंस ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की सरकार के जो पुलिस है उसने डंडे मारे हैं, इन लोगों को थाने में बंद किया है, और आज चुनाव आ गया तो आप लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि भाई उनके नाम पर हमने ये कर दिया। ये राजनीतिक मसला नहीं है क्या कि जब आपको ज़रूरत है तो आप नामकरण कर दो, श्रद्धांजलि दे दो और सबसे बड़ा दलित चिंतक हितैषी बताओ, और जब आपको ज़रूरत नहीं तो फिर आशीष जैसे युवाओं को डंडे मारो? जफर नकवी। चौहान साहब, सबसे पहली बात यह है कि हमने कभी एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के ना नारे में है ना स्लोगन में है। हमारा स्लोगन ही यह है कि हम सबका साथ, सबका विकास एवं सबके विश्वास की ही पृष्ठभूमि पे काम करते हैं। किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष के या किसी समुदाय विशेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये हमारे संविधान की खूबसूरती भी है और साथ में उसकी एक आइडियोलॉजी भी है कि हमारे में बहुत सी कास्टिज्म है, SC ST
ओबीसी जनरल, ये इससे हम नहीं भाग सकते, ना इससे हम अछूते रह सकते हैं। हाँ, भाई साहब ने बताया कि इन्होंने आंदोलन किया, प्रिंस साहब बता रहे थे हमारे प्यारे भाई कि उन्होंने आंदोलन किया एक चौराहे के लिए या किसी स्थान के लिए। तो हो सकता है जिस समय इनकी मांग हो वो मांग आक्रामक रूप में हो, संवाद रूप में ना हो, तो हो सकता है ऐसी किसी प्रतिक्रिया से इनका आमना सामना हुआ हो। जबकि हमारी सरकार हर उस पहल पे बखूबी जो है अपनी जो है भूमिका जो है स्पष्ट करती है। यदि वो चीज संवैधानिक तरीके से अगर आपकी कोई मांग है, हाँ, हर उस मांग पे न केवल संवाद करते बल्कि कोशिश ये करते हैं कि उस तरह की जो भी सामने हमारी प्रतिक्रिया आई है उस पर हमारा पॉजिटिव रिस्पांस हो और पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ हम लॉन्चिंग पे आते हैं। अब बात किया कि जाटोलैंड की आपने बात की कि हम दलित की, शोषित की, वंचित की बात करने लगे। हमने अचानक से बात नहीं की है। अभी आपने एग्जांपल्स दिए, उस एग्जांपल को मैं दोहराऊंगा तो वो लगेगा कि हम रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमने दलित को भी मौका दिया, हमने आदिवासी को भी मौका दिया, हमने पिछड़ों को भी मौका दिया। हम हर समाज के व्यक्ति विशेष को जिनको बैकफुट पे पिछली सरकारों ने किया, हमने उनको अगली श्रेणी में लाकर उनको वो वर्चस्व, वो स्थान स्थापित करके दिया कि जिससे ये वास्तविकता, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की वास्तविक पृष्ठभूमि समाज के बीच जाए। हमने कभी किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष की राजनीति नहीं की। हाँ, बहुत से हमारी पार्टी में मोर्चे हैं जो अलग अलग समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो मोर्चों की वास्तविकता यह है कि जो लोग अछूते रह गए, जो भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति से दूर रह गए, हम उनको अपने साथ समायोजित करके उनको देश विकास की नीति की ओर, कल्याणकारी नीतियों से उनको लाभान्वित कर सके। और हमारा केवल और केवल प्रलोभन ये होता है कि तमाम वो लोग जो बैकफुट पे हैं, मैं भी एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं, कोई दलित समुदाय से आता है, कोई अनुसूचित जाति से आता है, तो हमारा मकसद था कि हम उन तमाम मोर्चों को स्थापित करें और जो लोग हमसे अछूते हैं या जिनको हमारे खिलाफ मिथ्या फैलाकर, हमारे गलत फीडबैक देकर, हमारी पार्टी की गलत जो है आइडियोलॉजी समझाकर जिनको हमसे दूर किया गया, आज वो हमारे साथ समाहित होकर देश विकास की बात कर सके। देश के आगे अगली जो लाइन है जिससे बैकफुट पे हमेशा किया गया, हम सबको एक साथ एक ही स्ट्रीम में लेकर चले और एक साथ उनका विकास कर सके। ठीक बात है आशीष प्रिंस, अब क्या दिक्कत है? इन्होंने तो पूरा दिल दरिया कर दिया जफर भाई ने, इनकी सरकार ने। 10 सालों से आप लोगों का, अगर किसी ने 70 साल 80 साल में जब से देश आज़ाद हुआ है, अगर किसी ने कल्याण किया है तो नरेंद्र मोदी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, देश की तमाम सरकारें। अभी मैं देख रहा था हमारे यहाँ इस ग्राफिक प्लेट पर चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाबा साहब के तमाम चित्र लगवाए सरकारी कार्यालयों में। सबसे पहला चित्र मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में लगा। तो सम्मान, स्वाभिमान, सम्मान भी दे रहे हैं, स्वाभिमान से जीने का हक भी दे रहे हैं। अब क्या शिकायत है आशीष जी? मैं सुन नहीं पाया, श्री गुजरात बार बताएं जरा। मैं कह रहा हूं अब शिकायत क्या है? अब शिकायत क्या? जफर भाई को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारे काम किए हैं, हम कल्याण कर रहे हैं, जुट रहे हैं। बाबा साहब का चित्र सरकारी कार्यालयों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगवाया। सबसे पहला चित्र मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में लगा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अब किस बात की शिकायत है? क्या रंज है? बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी का चित्र जो है पहली बार किसी ने अपने दफ्तर में, मुख्यमंत्री ने नहीं लगाया है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा और जो संविधान से देश चलेगा और देश अगर संविधान से चलेगा तो बाबा साहब का चित्र की जो है वो हर दफ्तर में लगाया जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है। ये तो थोड़ी ना कि मतलब मुख्यमंत्री जी ने लगा दिया, प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया। अगर मुख्यमंत्री जी ने लगा दिया है तो मुख्यमंत्री बनने का अधिकार एक किसने दिया उन्हें? प्रधानमंत्री बनने का अधिकार उन्हें किसने दिया? प्रधानमंत्री बनने का अधिकार जो है हमारे ओबीसी से विधायक, जैसे कि प्रधानमंत्री जी आते हैं या किसी भी समुदाय से आते हैं, वो उन्हें जो अधिकार किसने दिया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? बाबा साहब के संविधान ने जो अधिकार दिया है तो उन्हें लगाना पड़ेगा, वो तो जाहिर सी बात है। नहीं, अनुसूचित जाति एक्ट को ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुसूचित जाति एक्ट है जो दलितों पर, शोषितों पर जो अत्याचार के खिलाफ जो एक्ट है उसको और बहुत सख्त किया इन लोगों ने। पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया था। ये क्या कम है क्या? देखिए, पहले भी कार्रवाई होती रही है, लेकिन इस सरकार में जो है दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अरे लीजिए, वो कह रहे हैं हमने एक्ट सख्त किया और आप कह रहे हैं अत्याचार हो रहा, कार्रवाई नहीं हो रही। ये दोनों बातें मेल नहीं खा रही आशीष। एक्ट को नहीं, एक्ट को आप मजबूत कर दीजिए, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा बताइए? अभी एक मामला भी है, एक क्षेत्र में जो है बाबा साहब का जो है वो वहां लगा दिया गया था। तुम्हारा जो है एक तुम्हारा क्या कहते हैं, बाबा साहब के नाम से वो लगा दिया था। उस लड़के को पुलिस की गोली के द्वारा जो है मतलब उसमें मुठभेड़ हुई, इसमें जो मारा गया बेचारा वो दलित तो था।
और उसी परिवार पे, पीड़ित परिवार पे ही मुकदमा कर दिया गया। तो कहाँ एक्ट मजबूत हो रहा है बताइए? मारे भी जा रहे हैं, पीटे भी जा रहे हैं, अत्याचार भी हो रहा है, और कह रहा है कि हम दलित विरोधी नहीं है, दलित हितैषी है। तो बताइए कैसे काम चलेगा? बताओ भाई जफर, कैसे काम चलेगा? फिर मैं समाजवादी पार्टी के नेता के पास जाता हूं। मैं आ रहा हूं समाजवादी पार्टी के नेता मयंक शुक्ला, मैं आता हूं आपके पास। जफर बोलिए। आशीष भाई, बहुत छोटी सी बात करता हूँ। एक समय हमारे देश में ऐसा था कि हमारे देश की शोषित वंचित समाज की महिलाएं जब जो है शौच के लिए जाती थी, बड़ी अव्यवस्थाएं और बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं होती थी जिससे हमारे समाज को रोज रूबरू होना पड़ता था। रोज ऐसी खबरें आती थी। आज प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के जो कुशल नेतृत्व में जब हमने शौचालय की व्यवस्थाएं की, तो आज बहुत सी ऐसी शोषित वंचित समाज की महिलाएं हैं जिनके साथ उस तरह की जो आपदाएं आती थी, जो दुर्घटनाएं होती थी, उनपे बहुत तरीके से पूर्ण विराम लगाने का काम यदि किसी सरकार ने किया, दलित शोषित समाज के लिए जो सोचा, ये सब बेस वो चीजें थी जिसपे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपको वोट की तरह इस्तेमाल तमाम समाजों ने किया, लेकिन कभी आपके बेस मॉडल पे ध्यान नहीं दिया। आज अगर हम राशन की व्यवस्था की बात करते हैं तो हमने उस समाज को राशन दिया है। हमने उस समाज तक राशन पहुंचाने की कोशिश की जहां 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में और भारत सरकार के कुशल नेतृत्व में आज हम हर घर तक अनाज पहुंचा रहे, किसी को एक वक्त के लिए भूखा छोड़ने की स्थिति में आज देश में नहीं। हम देखिए तमाम उन बेस मॉडल पे काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। ये आपको समझना होगा, ये आपको सोचना होगा। ये चिंतन मंथन का विषय है कि हमने तमाम उन विषय पे काम किया जहां पे कभी किसी सरकार ने ना आपके लिए सोचा है, ना आपके लिए समझा है, केवल आपको एज अ वोट इस्तेमाल किया। हम आपके हर बेस मॉडल पे काम करते हैं और इसको कोई नकार नहीं सकता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से मैं बोल रहा हूं या समाजवादी पार्टी से भी कोई व्यक्ति आए या राजनीतिक विश्लेषक आए या स्वतः आप भी इसको नहीं नकार सकते कि जब शौच के लिए महिलाएं जाती थी गांव देहात की, तो उनके साथ क्या क्या ऐसी दुर्घटनाएं होती थी। आज सबसे सुदृढ़ जो बेस मॉडल है, जहां किसी की नजर नहीं जाती थी, वहां तक नरेंद्र मोदी जी का अगर विजन है तो वो देश के लिए विजन है। वो अपने ठीक है जफर, ठीक है। मयंक शुक्ला की तरफ जाऊंगा। मयंक शुक्ला, आपकी पार्टी का इधर कायाकल्प हुआ है, दलित वोट आपको भी चाहिए। जो दलित नेता रामजीलाल सुमन को आपने राज्यसभा भेजा, पहले भी आप सांसद उनको बना चुके हैं। इधर आपके जो अध्यक्ष जी हैं वो कहते हैं कि लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों एक साथ हो जाओ, लगातार वो नारा दे रहे हैं जब से बहन जी से उनका गठबंधन टूटा है। ये राजनीतिक दल केवल दलितों को केवल वोट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी एक ऐसा दल है जो उनके लिए काम करता। आज वो जाटवलैंड आगरा के मीना बाजार में बहुत सारी योजनाओं का आगाज किया गया और ये कहा मुख्यमंत्री ने कि वही कर रहे हैं सारी चीज़ों को लेकर। तो बीजेपी काम तो कर रही। मयंक शुक्ला, देखिए, कुछ आंकड़े आपको जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 500 से ज्यादा मूर्तियां तोड़ी जाने का कार्य इसी योगी सरकार में हुआ है। पूरे देश में दलित समाज पे 1,39,045 अत्याचार के मामले हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 है। 36,000 से ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। दलित समाज के ऊपर लगातार जितना अत्याचार इस योगी सरकार में हो रहा है, अब आप अभी कैसे भूल जाएंगे कि एक हाथरस की बेटी के बलात्कार होता है और यही योगी सरकार की पुलिस उसका अंतिम संस्कार भी सम्मान से नहीं करवाती है। रात में जिस तरीके से जलाया जाता है उस बिटिया को, उसकी लाश को जलाया जाता है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर मुझे लगता है कि भारत देश में किसी और ने देखी नहीं होगी कभी। दलित समाज की बात करना भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। आगरा क्योंकि दलित समाज की राजधानी है और राजधानी कही जाती है, और मुझे लगता है कि वहां की आवाज पूरे देश में जाती है, प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाती है। इसलिए मुझे लगता है योगी जी ने वो जगह चुनी की। मगर मुझे लगता है कि जो दलित समाज है, जाटव समाज है, बहुत जागरूक है और अपनी राजनीतिक चेतना के लिए जाना जाता है। वो योगी जी की इन लच्छेदार बातों में और झूठ और परपंच में नहीं फंसेगा और पूर्ण रूप से योगी सरकार को, केंद्र सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा और इस सत्ता से 2024 में उखाड़ फेंकेगा। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि जब भी भाजपा के प्रवक्ता या नेता बोलते हैं, अक्सर मैं सुनता हूं कि अनाज की बात करते हैं। ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। 7 साल से प्रदेश में और 10 साल से देश में सरकार है, और तब भी इस देश की जनता को सिर्फ अनाज पे गिनती कर लेना कि हम जनता को भूखा नहीं छोड़ रहे हैं, अनाज पे दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती है। देश की इकोनॉमी लगातार गिर रही है। मगर अभी बात हो रही है हमारे दलित समाज की, तो दलित समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ बातें करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कभी भी कोई धरातल पे काम करती नहीं है।
दलितों का अधिकार मानने का जब भी काम आता है तो भारतीय जनता पार्टी दलितों का अधिकार छीनने का काम करती है हर स्थान पर। ठीक बात है। राघवेंद्र सिंह राजू, दलित वोटों को लेकर समाजवादी पार्टी भी तमाम प्रयास कर रही है कि कहीं कुछ परसेंटेज उसको मिल जाए। कांग्रेस का मूल वोटर था, बसपा से भी अब लूट चुका है। जाटो अभी बसपा के पास बचा है, वो भी करीब 70%, 30% वो भी इधर उधर हो चुका है। और बहुत सारे जो दलित नेता थे वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, सांसद विधायक बन चुके हैं। जो कभी दलितों पर लाठियाँ चलवाते थे वो सांसद विधायक बने बैठे हुए हैं। जो भाजपा कार्यकर्ताओं पर डंडे चलवाते थे, ब्रजलाल जैसे लोग, वो राज्यसभा के सांसद हैं। तो बहुत सारे इस तरह के परिवर्तन आए हैं। लेकिन ये भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को दलित वोटों की चिंता सता तो रही है। ये मीना बाजार का जो कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं उस ओर इशारा तो कर रहा है कि भाई जाट लैंड साधने के बाद अब जाटो लैंड साधो। कहीं अगर मायावती जी के पास अगर कोर वोट वापस आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और चंद्रशेखर आजाद भी उधर घूम घूम कर जय भीम कर रहे हैं। नहीं दुर्गेन जी, ये बात सच है कि अभी 23 फरवरी को ही आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने रविदास जयंती कार्यक्रम में भाग लिया था। और इसके बाद भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चलो दलित अभियान बस्ती में चला रही है, क्योंकि बीजेपी इस बात को मानती है कि 5 राज्यों के चुनाव में उनको जो सुरक्षित सीटों पर सर्वाधिक जो है सुरक्षित सीटें जीतने का मौका मिला, तो वो अपने वोट तंत्र में कभी कभी फार्मूले बदलती रहती है। ये बात अलग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर का वजह सो हर का होई और जात पात पूछे ना कोई। उनको मालूम है कि फ्लोर वोट बैंक है हमारा, जो भी अपर कास्ट का वोट बैंक है ये बीजेपी का फ्लोर वोट बैंक है। इनका कोई भी सम्मेलन या किसी भी तरीके के काम करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे भाई समाजवादी पार्टी वाले कह रहे थे कि इस तरीके से हाथरस घटना का उन्होंने जिक्र किया, उसमें सभी निर्दोष साबित हुए। कहने का तात्पर्य यह कि जब सुप्रीम कोर्ट मानता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात टिप्पणी की थी कि दलित एक्ट का सर्वाधिक राजनीतिक दुरुपयोग होता है। दुर्गेन जी 20-21% वोट की बात है। और आपने देखा होगा कि सदन में कोई बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं हुई और एक निर्णय लिया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना जांच के गिरफ्तार किया जा सकता है। अरे अमेरिका और सिंगापुर तमाम जगह पर ऐसा कानून बना हुआ है कि आप ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए, पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए, तमाम ऐसे चीजें हैं जिनको जांच के अंतर्गत रहना चाहिए। क्योंकि केवल आप मुआवजा लेने के लिए फर्जी मुकदमा किसी पर भी दर्ज करा देंगे, किसी भी अपर कास्ट के व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देंगे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति है, सबको इसमें बोलना नहीं है। मैंने उनका उत्तर इसलिए दिया। इसके अलावा आपने देखा होगा भीम सम्मेलन चल रहे, भीम सम्मेलन के माध्यम से भी तमाम 10 लाख लोगों को, और आपने देखा कि करीब 1 करोड़ लोगों के सुझाव भी मांगे गए। और यह वोट बैंक की राजनीति है जो ये मानते थे कि आगरा एक बहुत बड़ा जाटव लैंड का एक बहुत बड़ा वो है, और वहां पर आपने देखा जिस तरीके से आपने बताया मेट्रो का नाम कर दिया गया, और जिस तरीके से अयोध्या में आपने देखा एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया। और जो तमाम योजनाएं जो चल रही हैं वो निश्चित तौर पर यह बात सच है कि उन अलग अलग सरकारों में जब पहली बार वाम सेब के बाद आपने देखा जो मानवर काशीराम जी ने जिन योजनाओं को लेकर, जैसे हमारे भाई आशीष प्रिंस जी कह रहे थे कि संविधान सभा में केवल माननीय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा उन्होंने ही संविधान लिखा है, लेकिन उस कमेटी में बहुत लोग थे। आज देश में एक देश और एक चुनाव जो मुहिम चल रही है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, वो भी एक तरीके से, हम तो उनको ही मानते भाई बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह वो भी है, लेकिन यह नहीं नकारा जा सकता कि उनके साथ कमेटी में भी बहुत सारे लोग हैं। और एक देश एक चुनाव हो सकता है, कब ये एक देश एक चुनाव होगा? हम तो समझ रहे थे कि नई संसद बनी है, नया परसीमन होगा, और नए परसीमन का आप देख लो, ऐसे तमाम आपको लोकसभा क्षेत्र मिल जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र मिल जाएंगे। 1931 के बाद जो लोग कहते थे जातिगत जनगणना होना चाहिए, नीतीश जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे, और आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं मानते हैं कि हमारा युवा, हमारा किसान, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, अगर हमारा यही है। और अब नया है कि मोदी की गारंटी के बाद आप देख लीजिए बीजेपी का एक नया नारा है कि मैं मोदी का परिवार हूं। तो ट्रेंड बदल गया है, अब नया ट्रेंड आया कि मैं मोदी का परिवार हूं। तो जब मोदी का परिवार है
दलित वोट बैंक भी अपने आप एक रुझान है उत्तर प्रदेश की तमाम सियासत की सीटों पर, और दलित वोट बैंक पर, सुरक्षित सीटों पर मैं समझता हूं कि जो 2019 में कमी रह गई थी, मैं समझता हूं उस चीज को और मजबूत करने के लिए बीजेपी इस तरीके के सम्मेलन आयोजित कर रही है। लेकिन आपने देखा हो कि जब मायावती जी करती थी और उन्होंने नारा दिया था कि जब दलित को उन्होंने एक मंच पर लाना था, तब उन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार, उनको मारे जूते चार, ये नारे बने थे। हाथी नहीं गले से ब्रह्मा विष्णु महेश से, चल गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। अब आज गुंडों पे कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं 2017 के बाद, जीरो टॉलरेंस नीति है। अब वहां कोई जातिवाद की बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब इन पे कार्रवाई हो रही है, अब तो हर जाति के लोगों पे कार्रवाई हो गई। योगी की सरकार में जीरो टॉलरेंस पे कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो फार्मूला है, लेकिन अपर कास्ट इनके कहीं को आप बता दो, कोई पार्टी सपा बोल रही हो, भाजपा बोल रही हो, कोई भी दल बोल रहा हो अपर कास्ट पर, और जो जितने भी दल हैं, दुर्गेन जी एक सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि दिल्ली में अगर आप निषाद पार्टी वाले व्यक्ति हैं, मछुआरा या किसी समाज से आते हैं, तो वहां आपको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसी देश का कानून कहता है कि साहब सुरक्षित सीट, वहां से आप सर्टिफिकेट ले आओ और मछली शहर से आप चुनाव लड़ जाओ सुरक्षित सीट पर। तो ये तमाम जो जातियों में उपभ्रंश बनाने का काम बड़े स्तर पर जो हुआ है, तो ये नारा जो दिया गया था कि हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं, तो सर्व समाज के बात में सर्व समाज के लोगों को भी हित और अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। इस देश में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय। अब इतनी जातियां और उपजातियां, इतने उपभ्रंश बने कैसे? हम तो ये तो व्यवस्था ठीक नहीं थी राघवेंद्र जी, ये तो व्यवस्था ठीक नहीं थी। आप किसी को शूद्र कैसे ठहरा सकते हैं? आप अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को करते हैं। खैर, मयंक शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मयंक। बहुत महत्वपूर्ण बात कही राघवेंद्र राजू जी ने। मुझे लगता है बोलते बोलते भूल गए कि ये विश्लेषक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह योगी जी को विजयी होने का और बहुत ताकतवर होने का सर्टिफिकेट देने लगे। खैर, मगर बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो कही कि हाथरस की घटना में सभी लोग बरी हो गए, तो क्या ये कितने चिंतन की बात है कि जिस मामले में एक बिटिया की हत्या हुई, जिसके पार्थिव शरीर को रात में पुलिस ने पेट्रोल डाल के जला दिया, इसका मतलब कितनी बड़ी योगी जी की सरकार और पुलिस प्रशासन की साठगांठ रही होगी जो उस बिटिया को इंसाफ नहीं मिल पाया। भाई ये तो है ही कि उसकी हत्या हुई, बलात्कार हुआ और उसकी पार्थिव शरीर को जलाया गया, यानी कि घटना हुई, मगर कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि उसमें कोई दोषी नहीं साबित हुआ। ये तो ऐसे न्यायपालिका की बात है, आप गलत बात कह रहे हैं शुक्ला जी। न्यायपालिका में बहुत सारी चीजें हैं भाई। आपने न्यायपालिका में आपने देखिए आज जो भी चल रहा है तंत्र में, न्यायपालिका के खिलाफ, मैं न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, और जो होगा मेरे ऊपर होगा। आप मेरी बात सुनिए, जो होगा मेरे ऊपर होगा, न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अगर कुछ गलत होगा तो मैं भुगतूंगा जी। सुनिए, तो इतनी बड़ी घटना हुई, यानी कि घटना हुई और उसमें कोई दोषी साबित नहीं हुआ, यानी कि पुलिस का फेलियर है। इसका मतलब योगी सरकार का फेलियर है। योगी सरकार सही दोषियों को आज तक साबित नहीं कर पाई और आगे नहीं ला पाई। इसका मतलब सभा क्यों नहीं कहती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो, बैंड्रपिंग टेस्ट हो? आप कानून क्यों नहीं लाते अमेरिका सिंगापुर की तरह? अरे आप देश में कानून लाइए। मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी समाज का पक्ष नहीं रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देश में बात कर रहे हैं। आप कैसे बिटिया का बलात्कार हुआ, वहां पे सभी लोग, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? आप पहले बताइए कि आपने हाथरस की घटना पे जो कहा, उस घटना की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कानून की बात कर बता रहा हूँ। आपने क्यों कहा कि वहां सारे लोग दोष मुक्त हो गए? कैसे कह सकते हैं आप? वहां पे बिटिया की हत्या हुई, बलात्कार हुआ, कानून पुलिस इंसाफ दिलाने फेल हुई। योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार दिलाने में फेल हुई। योगी राजू जी, योगी जी ने किसी को नहीं बख्शा था, सारे लोग जेल में थे, सारे अपराधी, कोई भी नहीं है। इस बिटिया को इंसाफ मिला। अरे भाई राजू जी, आप इस बात को बोलिए कि योगी जी की न्याय हो गई वहां पे असली लाने में। अरे आप जवाब दीजिए। नहीं, सवाल उसका नहीं है। जब न्यायपालिका के सामने अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ सबूत रखे जाएंगे, उसी पे सबूतों पे न्यायपालिका आती है। मैं अब रुक जाइए, आप दोनों को रोक रहा हूँ, राजू जी और हमारे जो मयंक शुक्ला जी हैं उनको भी रोक रहा हूँ। आशीष के पास आ रहा हूँ। आशीष, बहुत सारी बातें होती हैं, पॉलिटिकल लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं, घुमाते हैं, रहते हैं। मेरा अपना मानना है
कि जो पीड़ित होता है, ऐसे बहुत कम मामले होंगे जो कहीं किसी मुआवजे के लिए कोई फर्जी मुकदमा लिखाया गया हो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ, ऐसे बहुत कम मामले होंगे। ज़्यादातर तो लोग पीड़ित ही होते हैं, वही मुकदमा लिखाते हैं। पीड़ितों का मुकदमा लिख जाए ये बड़ी बात है। तो वास्तव में दलित समाज के मन में क्या है, क्या सोच रहा है वो? बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बेहतर मानता था, बहुजन समाज पार्टी आज भी उसकी पहली पसंद है, या धीरे धीरे लोग जो बीजेपी काम कर रही है उसके हित में उसकी तरफ मूव कर रहे हैं लोग? आशीष जी जी, देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा दलितों के साथ वोट बैंक की राजनीति की है। अब दलित समाज जो है समझ चुका है कि हमारा हितैषी कौन है, हमारा विरोधी कौन है। तो अब ये जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के सरकार बनाने का काम दलित समाज के लोग ही करेंगे। 2024 में जो डबल इंजन का जो सरकार जो है ना, इस इंजन को चौक करने का काम दलित समाज ही करेगा। इसका मतलब दलित समाज को नए नेता की तलाश है कुल मिला के। जी बिल्कुल। मतलब वो बीजेपी पहली पसंद नहीं हो सकती क्या भाई? बीजेपी तो बिल्कुल, कभी बहुत नहीं सारे हो लोग गए हैं, बहुत सारा दलित वोट मायावती का शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। देखिए, ये कहावत है कि वोट शिफ्ट हुआ, लेकिन वोट बैंक बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हुआ है। कुछ ही लोग 1-8% अगर गया होगा तो गया होगा, लेकिन अब नहीं नहीं, काफी चला गया, 6-7% चला गया। समझ चुका है, अब वो बिल्कुल समझ चुका है कि ये हमें गुमराह करके हमारा वोट का यूज कर रहे हैं, हमारा यूज कर रहे हैं। इसलिए अब दलित समाज बहुत समझदार हो चुका है, शिक्षित हो चुका है। वो एक अच्छे प्रधानमंत्री को चुनने का काम करेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री से डिग्री मांगी जाती है तो वो डिग्री नहीं दिखाते हैं अपनी, है ना। तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमको। वो विषय अलग है आशीष, वो विषय अलग है। डिग्री दिखा सके, हम करें, मान लो उन्हें डिग्री दिखा रहे हैं, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं ना। दूसरी बात, और हमको ऐसा प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए जो हर बात पे कहने लगे कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा लेके चल दूंगा। तो हमको ऐसे फकीर इस पे तो फक्र होना चाहिए भाई आपको। वो तो एक तपस्वी व्यक्ति हैं, आप इस पे फक्र होना चाहिए आपको। बोलिए मयंक, बोलिए जल्दी से, फिर मैं जफर के पास जाऊंगा। एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा, जहां से खत्म करी थी वहीं से, मतलब जहां से समाप्त हुई थी वहीं से शुरू करूंगा। तो राघवेंद्र सिंह राजू जी को अगर वहां पे एक भी बलात्कारी को दोष सिद्ध नहीं हुआ तो ये क्या पुलिस का फेलियर नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ नहीं, ये फक्र की बात नहीं है, ये फक्र की बात बिल्कुल नहीं है। अगर असली दोषी पकड़ा ही नहीं गया तो फक्र की बात बिल्कुल नहीं है। तो ये राजू जी ये बात कहें कि योगी सरकार और योगी सरकार की पुलिस इस मामले में पूरी तरह से विफल रही है। राजू जी बोलिए, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट राजू जी बोलिए, आप कहने की स्थिति में है क्या? देखिए भाई, मयंक शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं कि जब कोई मामला, दोषी सारे गिरफ्तार हुए, दोषी सारे जेल भेजे गए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, देश भर के राजनीतिज्ञों ने अपनी रोटी सेकी, और इसके बाद न्यायपालिका जहां सबसे बड़ा केस चला, डॉक्टर एपी सिंह जी दूसरे पक्षकार थे। तो आपने निर्दोष लोगों को इतनी प्रताड़ना दी, पुलिस की ये कमी हो गई, उसके बाद दोषी पकड़े नहीं गए, डबल कमी हो गई। बात ये नहीं समझे। अब ये न्यायपालिका का जो कानून बना है, न्यायपालिका पुलिस का होता है ना राघवेंद्र जी, पहला चरण पुलिस का होता है। पुलिस ने पहले निर्दोष लोग पकड़े, उन्हें प्रताड़ना दी, वो बाइज्जत बरी हो गए, तो अब जो असली दोषी थी वो कहाँ है? मयंक शुक्ला जी, उसमें क्या क्या जांचें योगी जी की पुलिस असली दोषियों को क्यों नहीं पकड़ रही है? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आए हैं, क्या घटनाक्रम में कौन कौन से तथ्य आए हैं? अरे न्यायपालिका की हत्या हुई, देखिए ठीक है, वो हाथरस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हम, ओवरऑल कर रहे हैं जो दलितों पे अत्याचार जो बता रहे हैं वो। और उसके अलावा देखिए, आज कुल मिला के जो विषय है हमारा, जो जाटो लैंड है उस पर कब्जे की लड़ाई है राजनीतिक दलों में, एक अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की जफर नकवी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो तो मैं खत्म करूंगा। करने वाली बात नहीं, तंत्र मंत्र पर, प्रशासनिक बात पर योगी जी का काफी डर रहे हैं योगी जी से। आप कहिए योगी जी की सरकार फेल हुई। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, राघवेंद्र जी और मयंक जी आप रुकिए। बोलिए भाई, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उंगलियां जफर आपकी तरफ उठ रही, बहुत छोटे छोटे लफ्ज में बहुत छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं। भाई साहब, जिस केस की ये सब लोग बात कर रहे हैं, इन लोग दोनों लोग ऑटो अपडेट नहीं है। इसमें 4 आरोपियों का नाम आया था, जिसमें नाम था संदीप सिंह का और लवकुश का, रामू का, रवि का, और इसके बाद एक 3/100
10 और 304 के तहत संदीप सिंह को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए की जुर्माना हुआ था। तो ऑटो अपडेट जब तक नहीं होंगे तब तक हम ऐसे ही सरकार को, मोदी को, योगी को चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि इनका अपना एक रीजन है कि मोदी योगी को चिल्लाओ, जितना चिल्लाओगे। वैसे भी मोदी योगी का असली प्रचार ये इंडिया गठबंधन के नेता ही करते हैं, इनको खूब चिल्लाना है मोदी योगी, हम लोग को कम चिल्लाना पड़ता है। आप दलित वोटों के लिए ये सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जवाब दीजिए, अंतिम जवाब है। हम दलित वोटों के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में दलित भी आता है, वंचित भी आता है, शोषित भी आता है, अगड़ा भी आता है, पिछड़ा भी आता है, हम सबके लिए राजनीति। ठीक है, मयंक शुक्ला, आपको दलित वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग भी दलितों की राजनीति करते हैं, बड़े मन भावे मूड़ी हिलावे टाइप मामला है आपका भी। आप भी कहते हैं कि मैं जातियों की राजनीति नहीं करता, लेकिन करते हैं। दलित वोट आपको भी चाहिए? दलित को सम्मान ना दिया होता तो देश के सर्वोच्च पद पे दलित नेता नहीं बैठे होते। अगर हमने दलितों को सम्मान नहीं दिया होता ठीक है, तो हम ठीक है। अब 10 सेकंड दे दिए इनको। मयंक बोलिए, 10 सेकंड। देखिए, समाजवादी पार्टी जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय की राजनीति नहीं करती है। हम किसानों के हक की बात करते हैं, हम नौजवानों के हक की बात करते हैं, हम छात्रों के हक की बात करते हैं, हम बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। पीडीए क्या है भाई मयंक? पीडीए क्या है फिर? पीडीए क्या है फिर? समाजवादी पार्टी का गठबंधन हमेशा, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मानवीय मूल्यों के साथ समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करेगा। आप अलग खिचड़ी पका रहे हैं पीडीए की, वो है क्या? उसमें भी दलित डी है ना उसमें, पीडीए में क्या है भाई साहब? कुछ है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, आदिवासी। पीडीए में हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसमें सब लोग। ठीक है, राघवेंद्र राजू 20 सेकंड का रिएक्शन बस, अंतिम टिप्पणी बोलिए। देखिए, देश में जाति धर्म की राजनीति पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। ये लोकतंत्र के लिए भले ही अलग अलग लोग अपने तर्क दे रहे हो, लेकिन जो जातिवादी सम्मेलन हो रहे हैं, अगर केवल गिने चुने वोट बैंक को साधने के लिए और केवल जो लोग हैं 1%, 2%, मैं जो देख रहा हूं 50% वोट पाने के लिए 50 पार्टियों से हो सकता तालमेल हो जाए। अभी बीजेपी के साथ में भी करीब 39 दल हैं और 2-3 दल अभी और बढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य हो सकता है 50% जो उन्हें वोट लेना है उसके लिए हो सकता है 50 पार्टियों से गठबंधन हो जाए। 28 दलों से मिलकर के एनडीए गठबंधन बना था, लेकिन आज उसमें कितने दल हैं? इंडिया बन रहा है कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने के लिए। 2024 में निश्चित तौर पर हम ये स्पष्ट कह सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आने वाले समय में अपर कास्ट की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अपर कास्ट एक निर्णायक वोट बैंक की स्थिति में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद राघवेंद्र राजू, आशीष प्रिंस आपका भी धन्यवाद, मयंक शुक्ला आपका भी धन्यवाद, जफर नकवी आपका भी धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना आशीर्वाद देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना जो जातियों का मकड़ जाल ही है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो जातियां और जातीय नेता जातीय स्वाभिमान के नाम पर भी वोटों का खेल इधर से उधर करते हैं। लेकिन ज़रूरत है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको ज़रूरत है। जाटव लैंड पर जिस तरीके से बीजेपी ने चढ़ाई की है या उसे साधने की कोशिश की है, उसे एक तरीके से ये माना जा रहा है कि वो मिशन 80 के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।